बेसमेंट में जो है क्लासेस 500 बच्चों की क्लासेस रन हो रही हैं। अभी आप समझ लीजिए उस वहाँ पे सपोज करिए अगर लाइब्रेरी ना होकर क्लास रन कर रही होती तो वो 500 छात्रों की दुर्घटना जो घटी है वो उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा होता। ये हादसा होने से 1 महीने पहले एक बच्चे ने, किशोर सिंह कुशवाहा ने, ये बाकायदा लिखा था कि जो राउस आईएएस कोचिंग है इसके बेसमेंट में पानी भर जाता है, कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है और यहाँ पे जो है फायर एनओसी भी नहीं है, तो कृपया इस पे संज्ञान लीजिए। प्रिवेंटिव नहीं है, क्यूरेटिव है। यानी इसका मतलब कि जब हादसा हो जाता है तो सरकार को अकल आती है कि हादसा क्यों हुआ। मुखर्जी नगर में आग का हादसा हुआ तो सारे इंस्टीट्यूट ने प्रोटोकॉल गाइडलाइन इशू किया फायर सेफ्टी को लेके। पटेल नगर में जो हादसा हुआ उसके बाद डिस्कॉम और टाटा पावर ने इशू गाइडलाइंस किया इलेक्ट्रिसिटी को लेके, लूज वायर को लेके। अभी सर जैसे बेसमेंट में ये हादसा हुआ है, अब सारे इंस्टीट्यूट और एमसीडी गाइडलाइंस ले रही है बेसमेंट को लेके। लोग कहते हैं कोचिंगें यहाँ महंगी हैं लेकिन जान सस्ती हो गई। हम इस वक्त राजेंद्र नगर में खड़े हैं। ये तमाम बोर्ड देख रहे होंगे, ये सब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बोर्ड हैं। यहाँ पर बच्चे यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं। इसी में बीती रात शनिवार को 3 बच्चों की पानी में भरने की वजह से बेसमेंट में 3 बच्चों की जान चली जाती है। छात्र लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 13 इंस्टीट्यूट के बेसमेंट जो हैं वो सील कर दिए गए हैं। इस पर एमसीडी भी लगातार एक्शन ले रही है। यहाँ पर जो बच्चे हैं हमने सोचा उनसे बात करें। आपको मैं इससे पहले बता दूं, जागरण लगातार पिछले 2 दिन से इसका कवरेज कर रहा है, जो कि बच्चे भी चाह रहे हैं कि उस कवरेज को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए हम इस वक्त वापस वहाँ पर आए हैं राजेंद्र नगर में और बच्चों से बात करेंगे, समझेंगे कि जो ये हादसा हुआ ये हुआ कैसे, इसके अलावा उनकी क्या क्या परेशानियाँ हैं। क्योंकि जब हम बात कर रहे थे इस पर तो उनको पीजी से, जो पीजी के मालिक लोग हैं, उससे भी शिकायतें हैं। रूम वहाँ पर छोटे छोटे हैं, खाना बनाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती है। ऐसी कई समस्याएं हैं, सब पर हम बात करेंगे एक एक करके। जी भाई, आपका नाम? जी, मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मैं यहाँ सिविल सर्विस की तैयारी 2022 से कर रहा हूँ। यहाँ जो कल परसों दुर्घटना घटी है वो ड्रेनेज की वजह से हुई है। आप भी समझ लीजिए इसमें सीधे लापरवाही है। हम आपको एमसीडी जो है 311 ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलती है कि आप अगर किसी प्रकार की कोई कंप्लेन अगर रजिस्टर करना है, आप उस पर कंप्लेन रजिस्टर करिए, उसका तुरंत रिजॉल्व किया जाएगा। बट आपको देखिए इस पर अगर आप जूम करिए, इसको फोकस कर दीजिए। 18 जुलाई की ये हमने अपडेट किया था कि अब पानी का जो है मौसम बदल रहा है, आप इसको सॉल्व करिए। तो उन्होंने ये कह के जो है इस बात को टाल दिया कि जो है ये दूसरे डिपार्टमेंट का काम है। उन्होंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी और ये फिर धीरे धीरे करके इसी तरह ये हर साल की स्थिति है। 3 से 4 फुट। ये आपने खुद शिकायत की? जी बिल्कुल, हमने ये शिकायत की और किसी प्रकार का कोई रिजॉल्व सोल्यूशन वगैरह नहीं आया। आप समझ लीजिए कि एमसीडी कि इसमें सीधे भूमिका है, क्योंकि ये हर साल की स्थिति है। 3 से 4 फुट जो है पानी हर साल भर जा रहा है। लेकिन उस समय जो है शनिवार के दिन में जो दुर्घटना घटी उस दिन जो है पानी का जो है ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया। उस वजह से बेसमेंट में जो -2 पे जा रहा है, जो कि इलीगल है, सीधे इलीगल है। वहाँ पे लाइब्रेरी जो है चल रही थी, रन कर रही थी और वहाँ पे पानी सीधे बेसमेंट में गया। इवन हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ केवल लाइब्रेरी ही नहीं रन कर रही है बेसमेंट में जो है क्लासेस 500 बच्चों की क्लासेस रन हो रही हैं। अभी आप समझ लीजिए उस वहाँ पे सपोज करिए अगर लाइब्रेरी ना होकर क्लास रन कर रही होती तो वो 500 छात्रों की दुर्घटना जो घटी है वो उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा होता। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जो 3 छात्रों का जो है ऑफिशियल डाटा रिलीज किया गया है वो सरासर झूठ है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे मौजूदा खड़े थे। हम लोग जो सिचुएशन देख रहे थे, जिस हिसाब से गाड़ियाँ जो है जा रही थी, सब ढकी जा रही थी, काली पन्नी में पूरी गाड़ियाँ जा रही थी, उसमें जो है डेड बॉडी को काले पन्ने में जो है भर के ले जाया जा रहा था। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हम लोगों को वहाँ से डिस्पर्स किया गया। आप समझ लीजिए इवन आप समझ लीजिए जेई लेवल के जो है ऑफिसर का जो है उन्होंने सस्पेंशन किया। एक को उन्होंने टर्मिनेट करने की कोशिश की, लेकिन टर्मिनेट नहीं कर पाए, केवल सस्पेंड किए। आप समझ लीजिए जो ये बिल जो पास होता है वो अथॉरिटी हायर लेवल में होती है। वो ये जो है ये तो एक छोटे ऑफिसर का इन्होंने जो किया। बड़े ऑफिसर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि नहीं लेंगे, ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है। आप समझ लीजिए यहाँ केवल हम यहाँ पे कभी चाय पीने के लिए आते हैं तो यहाँ देश की राजनीति से, इकोनॉमी से लेकर पूरी देश की हर बात की चर्चा होती है, सामाजिक तक की। आप समझ लीजिए हम लोग यहाँ देश के राजनीति इकोनॉमी की बात करते हैं। आप यहाँ का एक सबसे बड़ा संगीन मामला है। आप यहाँ जो जितने ऑनर हैं ये सब जो है ऑनर से लेकर ब्रोकर तक पूरी लाइजनिंग बना के रखे हुए हैं। यहाँ पूरा जो रेंट लिया जाता है वो सीधे कैश में लिया जाता है, ऑनलाइन नहीं लिया जाता। ये सीधे टैक्स इवेजन का मामला है। और यहाँ जो 3 फ्लोर अलाउ है,
4 फ्लोर बनाते हैं, बेसमेंट में भी बच्चों को जो है डाला जाता है, भूसा की तरह जो है डाली जाता है। भूसा जो है गांव में बोलते हैं, भूसा जो है कैसे रखा जाता है उस हिसाब से यहाँ रख दिया जाता है। 6 बाई 8 के रूम में हम लोग संघर्ष करते हुए प्राण गंवा रहे हैं। आप समझ लीजिए कि जो है यहाँ पे केवल ये मामला केवल इसका ही नहीं है, इकोनॉमिक दृष्टि से भी देखें, टैक्स इवेजन का भी मामला है। यहाँ पे पूरा जो है एक कमेटी बनाकर अब पूरी जांच होनी चाहिए। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की तारें नंगी चारे जा रही हैं, यहाँ पे कोई किसी प्रकार कार्रवाई नहीं हो रही है। पटेल नगर में जो एक छात्र की दुखद दुर्घटना हुई है, वो छात्र देश का जो है भारत का निर्माण करने के लिए यहाँ पे अपना तन मन धन लगाकर, यहाँ पे हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग के लिए 2.5 लाख 3 लाख रुपये बहुत बड़ी रकम होती है। इवन 2.5-3 लाख रुपये छोड़िए, यहाँ 10-10 लाख रुपये चला जाता है, 2 साल यहाँ पे कोई रहेगा। अब आप समझ लीजिए वो छात्र जिसकी दुर्घटना इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुई है, वो छात्र प्री निकालने के बाद मेंस की तैयारी कर रहा था। और इसमें भी जो छात्रों की दुर्घटना हुई है, जो डाटा रिलीज सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, उसमें भी कई छात्र मेंस वाले थे। आप समझ लीजिए कि भारत के भविष्य का साथ सीधे सीधे खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये हादसा इसको नहीं कह सकते हैं, सीधे सीधे मर्डर है। 302 का मुकदमा राव IAS के CEO के ऊपर, कोऑर्डिनेटर के ऊपर लगना चाहिए और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सारे बेसमेंट में क्लासेस जो चल रही हैं उसको बंद किया जाना चाहिए। जितनी बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही हैं उसको बंद किया जाना चाहिए। 95% यहाँ पे लाइब्रेरी बेसमेंट में चल रही हैं। पानी जब भी बढ़ता है सीधे लाइब्रेरी में पानी जा रहा है। और 3/6 का डोर है, 1 एंट्री एग्जिट का वो है, उसमें कैसे जो है बच्चे, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया तो वहाँ बच्चे कैसे जाएंगे। आप देखे होंगे मुखर्जी नगर में जो आगजनी का मामला आया, उसकी वजह से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और इसमें पूरी जो है लूप में एक लाइजनिंग बना के चल रहे हैं। आप समझ लीजिए पूरे करप्शन इन्वॉल्व है। अभी ये मामला जो है गर्म है, तो 15-20 दिन तक जो है बेसमेंट में सील कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी धीरे धीरे करके इसको खोला जाएगा। अब फिर रन करने लगेंगी। इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और ये हम सीधे सिस्टम की फेलियर मानते हैं। ये इसमें जो है किसी का जो है निर्दोष नहीं ठहरा सकते, लेकिन इसमें सीधे सीधे MCD और कोचिंग माफियाओं का जो है रोल है। जो जाने गई हैं वो जान जो है मामूली जाने नहीं है, वो भारत के निर्माण के लिए जो है अपना योगदान देते। आप समझ लीजिए पूरी तरह ये अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर का ये रखना चाहिए चार्ज। 302 का मुकदमा इस पर दायर होना चाहिए। हमारी यही मांग है कि उनकी जो है कंपनसेशन की राशि जो 10 लाख दी गई है उसको बढ़ा के 1 CR किया जाना चाहिए। इतनी छोटी रकम नहीं रखनी चाहिए। और बच्चों से बात करेंगे कि क्या क्या समस्याएं यहाँ सर, पर। मेरा नाम ऋषि कुमार है और मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से 4 साल से हूँ और UPSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने भी मेंस दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो मैं आया हूँ पटेल नगर से, और मेरा वो जो दोस्त था नीलेश, मैं बेसिकली उसके लिए मेन आया हूँ क्योंकि ये कुछ दिनों की घटना है। जब इससे पहली बरसात हुई थी तो उस वक्त नीलेश बस निकल रहा था चाय पीने के लिए, और वो बस पानी से साइड होने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उसने एक गेट पकड़ा और उस गेट के अंदर क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी शॉक हुई। आधा घंटा तक वो तड़पा। इस बात को ना जो टाटा के वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं उन्होंने कुछ संज्ञान नहीं लिया। उनको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 30 मिस कॉल्स किए गए, उधर से एक रिस्पांस नहीं आया। तो इस तरह का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मिसमैनेजमेंट जो है, वो किस तरह से चलेगा और गवर्नमेंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली है ये। जब देखा जाए कि बच्चे की जान जा रही है और उसका जब दूसरी बरसात हुई तो आपने यहाँ पर देखा 3 बच्चे और डेथ हो गए। और इसका कोई अभी तक ऐसा देखा जाए ना तो दिल्ली गवर्नमेंट, ना MCD, ना सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी आई नहीं, और बस पॉलिटिक्स करने के लिए डिफरेंट पार्टीज आ गई है। तो हमारा मेन एम यही है और मेन डिमांड भी यही है कि जितने बच्चे हैं सबसे पहले तो उनको कंपनसेशन का जो अमाउंट है वो 10 लाख। एक बच्चे जो UPSC की प्रिपरेशन कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो ग्रेजुएट करके आया हुआ है, बहुत अच्छी जगह से पढ़ के आया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि उसका 10 लाख उसकी कीमत लगा दी जा रही है। और एक तो लाइफ की तो कोई कीमत होएगी ही नहीं। फिर भी हम चाह रहे हैं कि एक मिनिमम जो अमाउंट होना चाहिए, जो 4 बच्चे गए हैं उनका मिनिमम अमाउंट एक्चुअली 1 करोड़ तो मिनिमम होना ही चाहिए। उससे कम तो में कोई ये नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि आने वाले समय में फिर 1 दिन 2 दिन बाद बरसात होएगी, फिर कुछ होएगा। अभी आप यहाँ पे देख लो, ये पोल में कितने तारे लगी हुई है, इधर कोई तार लगी हुई है। कल को कोई आया चाय पीने के लिए, बारिश होने लगी, दौड़ के भागा और उसने गेट पकड़ लिया और अचानक से फिर से कुछ इलेक्ट्रिसिटी का वायर वहाँ पे ये हो गया। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, जो यहाँ के प्रॉपर निवासी हैं, वो क्या करते हैं, अपना पैसा बचाने के लिए तार कहीं से भी गुजार देते हैं, बिना कोई गवर्नमेंट का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो नहीं करते हैं, और बच्चों के ऊपर सब कुछ थोप देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे जब मैं आया था यहाँ पे PG की शिकायतें बहुत मिली कि छोटे छोटे रूम है, स्पेस नहीं है, उसमें ज़्यादा जगह नहीं है। क्या है सिचुएशन यहाँ पर?
हाँ सर, मेरा नाम मनीष है। हाँ, 27 जुलाई को जो घटना हुई और इससे पहले जो स्टूडेंट को लेके घटना हुई है, उस बात में कोई दो राय नहीं रही है कि जो हमारा सिस्टम है वो प्रिवेंटिव नहीं है, वो क्यूरेटिव है। प्रिवेंटिव नहीं है, क्यूरेटिव है, यानी इसका मतलब कि जब हादसा हो जाता है तो सरकार को अकल आती है कि हादसा क्यों हुआ। मुखर्जी नगर में आग का हादसा हुआ तो सारे इंस्टीट्यूट ने प्रोटोकॉल गाइडलाइन इशू किया फायर सेफ्टी को लेके। पटेल नगर में जो हादसा हुआ उसके बाद डिस्कॉम और टाटा पावर ने इशू गाइडलाइंस किया इलेक्ट्रिसिटी को लेके, लूज वायर को लेके। अभी सर जैसे बेसमेंट में ये हादसा हुआ है, अब सारे इंस्टीट्यूट और एमसीडी गाइडलाइंस ले रही है बेसमेंट को लेके। लेकिन सर मुद्दे और भी हैं, जैसे सर आपने कहा कि यहाँ पे क्यों छोटे छोटे रूम है और बच्चे क्यों इतने उसमें रह रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि सर हर जोग्राफिकल एरिया की एक कैपेसिटी होती है और सर एक यही एरिया है जहाँ पे स्टूडेंट आके प्रिपेयर कर रहे हैं और सर जगह बढ़ाई नहीं जा सकती, तो लोग क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग पे फ्लोर बढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग देख लीजिए, 3 फ्लोर से 4 फ्लोर से नीचे मिलेगी ही नहीं। और दूसरा सर दिल्ली क्या नाम है, सिस्मिक जोन 4 में है, यानी सीवियर इंटेंसिटी जोन है। कल को अर्थक्वेक आता है तो सर ये बिल्डिंग अर्थक्वेक जोन में प्रूफ नहीं है, इसलिए स्टूडेंट फिर सफ़र करेंगे, क्योंकि सर हमारा सिस्टम प्रिवेंटिव नहीं है, क्यूरेटिव है। कल को अर्थक्वेक आएगा फिर एमसीडी गाइडलाइन इशू करेगी, अभी कोई गाइडलाइन इशू नहीं कर रहा उस चीज़ को लेके। और रही बात दूसरे मुद्दे, सर यहाँ पे मुद्दे और भी हैं स्टूडेंट को लेके। जैसे सर हर एक स्टूडेंट यहाँ पे जब भी एजुकेशन फ़ी में एडमिशन लेता है वो 18% जीएसटी पे करता है। एक सिंगल स्टूडेंट 2 लाख की फ़ी के हिसाब से 36,000 उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया। उतना ही नहीं सर, जितना यहाँ पे स्टूडेंट सब रह रहे हैं, होटल है, मोटल है और जितने भी सर यहाँ पे रेस्टोरेंट है, सर्विस है, सब टैक्स पे कर रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट की ये ड्यूटी नहीं है कि जिस जगह से हम इतना टैक्स चाह रहा है वहाँ पे हम इतना एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, क्योंकि ये जगह हम इतना सारा टैक्स कर रही है नहीं क्यों? क्योंकि सर स्टूडेंट को लगता है कि नहीं हम तो एडजस्ट कर लेंगे। मैं गवर्नमेंट की ये नहीं कह रहा कि सर सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, हम स्टूडेंट की भी सर कुछ जिम्मेदारी है कि हम क्यों ना प्रिवेंटिव एक्शन ले। जो बेसमेंट में गाइडलाइंस हो रही हैं इशू, तो क्यों ना हम पहले जाके इंस्टीट्यूट को कहें कि सर जो आपकी बेसमेंट है सर वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, आप कोई दूसरी अरेंजमेंट बनाई जाए। अच्छा, जिम्मेदारी, हाँ मैं चाहता हूँ रेंट के ऊपर, जो आपने बोला पीजी के अंदर प्रॉब्लम्स क्या है, तो आप ये देखिए सर कि अगर एरिया बहुत बड़ा है रूम का, तो क्या करते हैं उसके अंदर लकड़ी से पार्टीशन कर देते हैं, लकड़ी की दीवार बना देते हैं, प्लाई यूज़ कर लेते हैं। अब उसके अंदर अगर आग लग जाए, कुछ भी हो जाए ना, कोई फायर सेफ्टी नहीं है, कोई प्रोटोकॉल यूज़ नहीं किया जा रहा है, कोई प्रिकॉशन नहीं है। अगर आपको कंप्लेन करना है तो बोलेंगे छोड़ दो, हमारे पास तो और बच्चे आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हर साल सर नए नए बच्चे आते हैं, तो अगर एक बैच शिफ्ट हुआ, फॉर एग्जांपल अगर अप्रैल में एक बैच आया, वो अक्टूबर दिसंबर तक जाते जाते वो बैच निकल जाएगा, वो बैच फिर पटेल नगर शिफ्ट होता है ओआरएन से, नए बच्चे आते हैं। तो यहाँ का जो इकोनॉमी बना हुआ है वो बेसिकली रेंट सिस्टम पे बना हुआ है, और इसको एक्सप्लॉइट करना कितना इजी हो सकता है ये आप समझ सकते हो। कोई बच्चा नया आया वो सबसे पहले यही बोलेगा कि हमको 16,000 में चाहिए, क्योंकि आप एक बेड जो शेयरिंग बेड होती है सर, वो एसी वाला अगर आपको चाहिए तो 16,000 रुपये लगेंगे, 12 से 16,000 रुपये। जो अगर आप नहीं लोगे तो कोई और बच्चा देगा, वो बोलेंगे ठीक है चले जाओ। रेंट को लेके शिकायतें हैं काफ़ी ज़्यादा कि रूम छोटे हैं, रेंट ज़्यादा, वो क्या दिक्कतें हैं आप लोगों को? हाँ, यहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है, बहुत लिमिटेड ही जोग्राफिकल एरिया है। इसके वजह से जो भी डिमांड आ रहे हैं और हर साल नए नए स्टूडेंट्स आते हैं तो उनकी डिमांड्स फुलफ़िल हो जा रही हैं, जिसके वजह से उनका मन और ही बढ़ गया है और वो कोई भी डिमांड पुट करते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लेन भी करो तो बहुत ही इग्नोरेंट रहते हैं। आप हफ्तों कंप्लेंट करते रह जाओ कि पानी का लीकेज हो रहा है या फिर फायर सेफ्टी नहीं है किचन में, बहुत ही क्लोज्ड एरिया में है, इवन प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो वो बहुत ही इग्नोरेंट रहेंगे। और उनका एक ही आंसर रहता है कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है आप प्लीज़ वैकेट कर दो, हमारे पास दूसरे लोग हैं। तो ये बहुत ही पिछले आप जो बोल रहे हैं आज वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम जो थी, आज मैं कह रहा हूँ सर पिछले साल जब मैं आ रहा था यहाँ पे टेस्ट देने के लिए, तो उस वक्त भी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम थी और यहाँ तक पानी भरा हुआ था, मेरे को आज भी याद है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन उस वक्त भी कंप्लेन किया गया था एमसीडी को कि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम प्रॉब्लम है। उन्होंने कुछ नहीं किया, 1 साल तक कुछ नहीं, क्योंकि बरसात खत्म हुई फिर सबने बात बंद कर दी इस चीज़ की। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनको ड्रेनेज सिस्टम सही करना चाहिए था। उसके बाद फिर अभी कुछ टाइम पहले, एक महीने पहले या 1.5 महीने पहले उनको रिपीटेड कंप्लेंट्स गई है, उसके ऊपर किसी अथॉरिटी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है? अथॉरिटी की, क्योंकि कंप्लेंट्स तो करी गई थी। मेन चीज़ है कि कंप्लेंट्स करी गई थी तो आप मुआवजा नहीं दे रहे हो, सबसे बड़ी बात है ये। दूसरी चीज़ ये है कंप्लेंट की तो तुरंत एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ये जानते हुए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं और यहाँ पे जान की कीमत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लोग आ रहे हैं देश भर से यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, तो उस चीज़ को संज्ञान में नहीं ले रहा है कोई भी। यहाँ का जो एमपी एमएलए और पॉलिटिक्स, ये लोग पर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो मेन चीज़ यही है कि जो स्टूडेंट का मुद्दा है वो यही अभी के में मेरे हिसाब से जो सबसे पहला मुद्दा ये होना चाहिए कि जितने भी बच्चे कैजुअलिटी हुई है इन सबको सबसे पहले कंपनसेशन तो 1 करोड़ तो मिनिमम मिलना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि जो अभी मिसमैनेजमेंट है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी की मिसमैनेजमेंट है, फायर की मिसमैनेजमेंट है, जो जितने भी 95% जो लाइब्रेरी हैं वो बेसमेंट में है और बेसमेंट में फायर एनओसी मिलता ही नहीं है, ये रूल है। और ये यूएस चले जाओ आप, फ्रांस चले जाओ आप, इंडिया चले
हाँ जी सर, मैं राजीव पांडे फ्राम गोरखपुर यूपी, और हमने कोचिंग 2-3 साल पहले किया था, 2020-21 में ही। लोग कहते हैं कोचिंगें यहाँ महंगी हैं लेकिन जान सस्ती हो गई। ये पहली घटना पटेल नगर से शुरू हुई, करंट लगने से। उसके पहले भी आग लगने की घटनाएं, कभी वो लैंडस्लाइड भी हो जा रहा है कहीं कहीं, जो कोई जर्जर मकान है, या और कह लीजिए तार की समस्या, बिजली की समस्या। खाली यही नहीं, मुखर्जी नगर जो हिंदी मीडियम का गढ़ है, इसके बाद ये घटना हो गई 2 दिन पहले, परसों। तो मेरे हिसाब से इसमें जो हम लोग स्टडी किए कि एमसीडी के अंडर में भी आता है बेसमेंट वाली ज़मीनें, और जहाँ खाली ओनली पार्किंग हो सकता है या एनी फंक्शन हो सकता है, ऐसा कुछ है नियम अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन लॉ एंड अदर थिंग। बट ये लोग गैर मनमानी तरीके से, लाइसेंस भी नहीं था, बाद में पता चला कि लाइसेंस वगैरह नहीं, पुलिस की मिली भगत रहती है, उसी के अनुसार कार्य चलता है, पैसा अच्छा खासा कमाई होता ही है। और निश्चित रूप से इस पर एक्शन होना चाहिए, यानी इट कम्स अंडर एमसीडी अथॉरिटी। एंड सेकंड जिम्मेदार होंगे कोचिंग संचालक भी, क्योंकि उन्हीं की लैंड है, उन्हीं का ज़मीन है। और तीसरा तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट। हाँ, मैं बात करता हूँ इस पे। जिम्मेदारी की बात हो रही है, 1 मिनट दीजिए। जिम्मेदारी की बात हो रही है लगातार। मैं आपसे चाहूँगा, कौन जिम्मेदार है? एमसीडी हाथ ऊपर कर रही है, कोचिंग संस्थान ऊपर कर रहे हैं, सियासत चल रही है, अलग अलग पार्टियां अलग अलग लोगों को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। लेकिन इसमें मैं समझूंगा आपसे कि किसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आप लोग। देखिए, मैं आपके कैमरामैन से कहूँगा इसको जूम किया जाए। ये हादसा होने से 1 महीने पहले एक बच्चे ने, किशोर सिंह कुशवाहा ने, ये बाकायदा लिखा था कि जो राउस आईएएस कोचिंग है, इसके बेसमेंट में पानी भर जाता है, कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है, और यहाँ पे जो है फायर एनओसी भी नहीं है, तो कृपया इस पे संज्ञान लीजिए। और एमसीडी कहती है अंडर प्रोसेस है, सब कुछ अंडर प्रोसेस है। और जो है, आपने देखा परसों रात को बहुत बड़ा हादसा हो गया। बात यह है कि जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल कहते हैं सब मुफ्त हैं, मुझे लगता है दिल्ली में मौत भी मुफ्त है। 4 दिन पहले नीलेश को आपने मुफ्त में मौत दे दी, और कल रात को ये 3 बच्चों को, और ये वो थे जो आईएएस आईपीएस बन के भारत के सिस्टम को चलाते। गलती ये एक मान के चलिए, एक ऑर्गेनाइज मर्डर है जिसमें एमसीडी इन्वॉल्व है, यहाँ की लोकल पार्षद इन्वॉल्व है, यहाँ का जो एमसीडी में मेयर है शैली ओब्रॉय, 15 दिन पहले ऑन रिकॉर्ड कहती हैं कि दिल्ली में इस बार लोग मानसून एंजॉय करेंगे। क्या एंजॉय किया दिल्ली ने? आपने कहा था हम दिल्ली को स्वर्ग बना देंगे। दिल्ली को स्वर्ग तो नहीं बनाया आपने, यूपीएससी छात्रों को स्वर्गवासी बना दिया, और 4 दिन में 4 बच्चों की डेथ हो गई। एमसीडी सबसे बड़ा फॉल्ट है, उसके बाद दिल्ली सरकार, क्योंकि दिल्ली सरकार का जो आप कहें कि जो जल बोर्ड है, उसका काम था ये पूरे पाइपलाइंस को प्रॉपर सीवेज देखने की। जल बोर्ड ने अपना काम नहीं किया। फायर और एनओसी डिपार्टमेंट जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन आता है, पर आतिशी मारलेना अभी तक यहाँ पर नहीं आई हैं। 4 दिन पहले नीलेश की जब मौत हुई, तब उनने एक ट्वीट करके बोला कि कंपनसेशन मिलेगा। अरे इनको कंपनसेशन तो मिलेगा, पर एक बात बताइए, ये आप बताइए, अरबों का बच्चा खो गया, आईएएस आईपीएस बनने का सपना लेके वो यहाँ आया था। जब उसकी लाश एक सफेद कफन में उसके घर जाएगी, तो उसके अम्मा और बाबूजी के क्या हालात होंगे। मेरे को आप देखिए, मेरी आंखों से आंसू आ गए ये बोलते हुए। आपने कंपनसेशन का तो बोल दिया, अरे आतिशी जी शर्म करिए, ये सिस्टम का फेल्यूर है, ये ऑर्गेनाइज मर्डर है जिसमें एमसीडी भी इन्वॉल्व है, दिल्ली सरकार भी इन्वॉल्व है, और मैं कहूंगा यहाँ की सांसद भी इन्वॉल्व है। मैं बिल्कुल किसी भी पार्टी को डिफेंड नहीं करूंगा। कोचिंग संस्थान मैं तो कहता हूं ये जो दोनों देव गुप्ता और अभिषेक को पकड़ा गया है, इन पे 302 का मुकदमा हो, इनको छोड़ना नहीं है। और ये जो ड्राइव एमसीडी चला रही है, इसको कंटिन्यू रखिए। और आप समझिए सर, अब एमसीडी को एक और पावर मिल गया, इस ड्राइव के नाम पे अब ये डबल ट्रिपल जो है पैसा लेंगे। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, एमसीडी वाले जो बेसमेंट से पहले लाख रुपए ले रहे थे, अब 4 लाख रुपए लेंगे। मैं कहता हूं बेसमेंट में कोचिंग या लाइब्रेरी बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि एक एक इंसान की जिंदगी की कीमत बहुत जरूरी है। आतिशी मार लेना, इस पे बिल्कुल सीरियसली इस पे ध्यान दें, क्योंकि 4 दिन में हमारे दिल्ली में वो 4 युवाओं की मौत हो गई जो दिल्ली के रहवासी नहीं थे, पर बाहर से आए थे, एक भरोसे पे आए थे। क्योंकि राजेंद्र नगर हो, पटेल नगर हो, फेमस है कि यहाँ से आप यहाँ पढ़ेंगे तो आईएएस बन के जाएंगे। और जो यहाँ पर बात चल रही है, चाहे रूम को लेके हो, सर मैं कहता हूँ ये सब डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। ये बच्चे कल आना बंद कर दें, यही रूम जो आज 15,000 में जा रहा है 5,000 में जाएगा। आप समझिए, यहाँ पे सब मौके का फायदा उठा रहे हैं।
आज जब ये मौत हुई है तो मुझे लगता है पूरे के पूरे रेसिडेंशियल लोग कोचिंग ऑनर्स को बचाने में लगे होंगे, क्योंकि अगर ये कोचिंग यहाँ बंद हो गई तो इनके रूम को कोई 5-5 हज़ार में भी नहीं लेगा। तो ये पूरा सिस्टमिक फेलियर है, सिस्टमिक पैरालिसिस है एमसीडी का और दिल्ली सरकार का। शैली ओबरॉय और आतिशी मार्लेना सामने आए, जवाब दें। और मैं आखिरी में अपनी बात खत्म करूंगा। एमसीडी की तरफ से 1 करोड़ और दिल्ली सरकार की तरफ से 1 करोड़, कम से कम प्रति परिवार जिनके घर से मौत हुई है 4 दिन में, इनको 2-2 करोड़ का मुआवजा मिले। और मेरा उन सारे परिवारों के लिए यही है कि आपके बच्चों की आत्मा को शांति मिले। हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं। हम लोग लगातार मुद्दे की बात कर रहे हैं, बार बार बच्चे ये भी कह रहे हैं, जो ये बड़े बड़े संस्थान हैं, चाहे विकास दिव्यकीर्ति सर की बात हो या ओझा जी की, इन लोगों का बात ये है कि ये सोशल मीडिया पर तो अपना बात रखते हैं, लेकिन आज जब बच्चों को ज़रूरत थी तो कोई भी नहीं दिखा। इसके अलावा उनकी शिकायतें ये भी हैं कि लगातार जो फ़ीस बढ़ रही है, वो फ़ीस पर भी मैं बच्चों से बात करूंगा, क्योंकि उनकी शिकायतें फ़ीस को भी लेकर है। फ़ीस का तो खैर है ही, बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भी बात करें तो वो भी 70,000 1 लाख से नीचे नहीं ले रहे हैं। बट हमारे को वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? कोचिंग की अगर मैं लिटरली बात करूँ तो वो कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो इंसिडेंट हुआ है, इट इज़ एक्चुअली अ सिस्टमिक फेलियर, और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। कुछ दिन पहले मैंने खुद अपने दोस्त को खोया है, जब वो गया था तो तब नहीं दिख रहा था, ठीक है। उस टाइम कोई पता नहीं लग रहा था कि हुआ क्या है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो या एमसीडी हो, नोबडी वाज हियर कि हाँ ठीक है ये रिस्पॉन्सिबल है। बट अभी जब ये इंसिडेंट हुआ है तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि पूरा दिल्ली गवर्नमेंट इज़ इन्वॉल्व इन दिस, नोबडी इज़ टेकिंग केयर ऑफ इट। एक बिल्डिंग अगर कहीं भी खड़ी होती है, आप कोई भी डेवलप नेशन की बात करें तो वहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी नॉर्म्स होते हैं, जिसके अंतर्गत जो है फायर सिक्योरिटी नॉर्म्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी नॉर्म्स हो गए, उसके अंतर्गत जो है वहाँ की जो लोकल डिपार्टमेंट बॉडीज़ हैं वो अपना देखती हैं कि बिल्डिंग सेफ़ है या नहीं टू लिव। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे बेसमेंट में जहाँ पे लोग रहते नहीं हैं, जहाँ पे इनफैक्ट हम खुद नहीं बैठते, अगर अपने बेसमेंट की बात करें, वहाँ पे ये लाइब्रेरी चला रहे हैं, 100-200 पीपल एक साथ बैठ रहे हैं। इज़ दिस समथिंग विच इज़ एक्सेप्टेबल एज अ सोसाइटी? क्या हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं? कुछ भी हो सकता है। आज ये हुआ, वाटर हुआ, क्या पता अर्थक्वेक हो जाए, पूरी बिल्डिंग वहीं गिर जाए, वी कुड हैव लॉस्ट देम। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कोचिंग को जो है लेना चाहिए। सर, इन्होंने जैसे कहा, 2 चीज़ें हैं सर। सबसे पहली चीज़ है कि मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, तो एक मास्टर प्लान बनता है सर, और उस मास्टर प्लान को दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और एमसीडी ये दोनों लागू करती है। हर चीज़ के लिए जो प्लान बनता है उसके अंदर हर चीज़ की व्यवस्था होती है कि फायर एनओसी कब मिलेगी, आप पार्किंग का एरिया अलॉट कैसे होगा, कितना ज़मीन छूटना चाहिए रोड से, और घर का जो स्टार्ट होगा, जहाँ पे घर का गेट होता है वहाँ से और बाउंड्री वॉल से कितना मिनिमम डिस्टेंस होता है। अगर वो नहीं होगा तो आपको मिलेगा ही नहीं। बट सर, मेन चीज़ यहाँ पे होती है करप्शन। पटेल नगर के अंदर हनुमान मंदिर के जस्ट पीछे में सर एक घर बन रहा था, वहाँ पे एमसीडी वालों ने 5 करोड़ रुपए मांगे थे, और घर बना सर, मतलब 1st 2nd फ्लोर तक बना, और वो बना रहे थे इसी पर्पज़ से कि रेंट पे चढ़ाना है आगे जाके। वो 5 करोड़ मांग रहे थे, उन्होंने नहीं दिया, आगे सब तोड़ दिया, फिर बनाया, फिर तोड़ दिया। सबकी जीत थी कि हम पैसे नहीं देंगे 5 करोड़, बोले हम नहीं दोगे तो हम बनाने नहीं देंगे तुम्हें। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा मुद्दा है करप्शन का भी सर। दूसरा चीज़, जितनी पुरानी बिल्डिंगें हैं इन पे कभी भी कोई भी मतलब जो ये होता है असेसमेंट करना कि क्या हालत है अभी, वो यहाँ पे होता नहीं है। आपको मैं कुछ टाइम पहले की बात बताता हूँ, ये इलेक्ट्रिसिटी से पहले की बात है कि यहाँ पे एक आंधी आई थी थोड़े टाइम पहले, लगभग 1 महीना पहले, और आंधी के अंदर ऊपर से टंकियां गिर रही है, बिल्डिंग के ऊपर से छत से टंकियां गिर रही हैं, पाइप्स गिर रहे हैं। और मेरा एक दोस्त प्रदीप जो इधर ही ORN में रहता था, उसके वो बाल बचा था सर। अगर उस दिन आता तो उसका शोल्डर तो डिसलोकेट होता ही, और क्या पता किसी का इस बीच में डेथ भी हो जाता। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें को एकदम एमसीडी और जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये सब इसको संज्ञान में लेती ही नहीं है। और चूंकि उनको मेन काम रहता है कि करप्शन किसी भी तरह पैसा आ जाए और काम चलते रहे, जब तक कोई कंप्लेन नहीं करेगा, जब तक कोई बड़ा अथॉरिटी कंप्लेन नहीं करेगा, तब तक वो कोई मुद्दा लेते ही नहीं है अपने हाथ में। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई मास्टर प्लान बना है हुआ है दिल्ली के डेवलपमेंट को लेके, तो अगर कोई घर को बनाने के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं जो दिल्ली एमसीडी बनाती है खुद, ठीक है क्या, वो खुद बनाती है, मैं कह रहा हूँ कि अगर उसको आप प्रॉपरली यहाँ पे कम से कम उस एरिया में जो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, जहाँ पे बहुत सारा बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पे 2-2, 3-3 लाख बच्चे रह रहे हैं, तो कम से कम इस एरिया के अंदर उस गाइडलाइंस को प्रॉपरली तो इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको नहीं करोगे तो इस तरह ये दुर्घटना आगे घटती ही रहेगी, ये बहुत 100% श्योरिटी है सर। मैं ओल्ड राजेंद्र नगर में 4-5 महीने से रह रहा हूँ। मैं अपने रूम का हालत दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ जो बेसमेंट में रूम है वहाँ सीवर का पानी आ रहा है, लैट्रिन का पानी पूरा आ रहा है।
बाद में कॉलरा फैलेगा, डेंगू फैलेगा। अभी कल परसों खाली किया मैं। एक मिडिल क्लास बंदा क्या है, सस्ते के चक्कर में 9-10 हज़ार का, क्योंकि 15-16 हज़ार के यहाँ नॉर्मल रूम मिलते हैं, और सस्ते के चक्कर में 9,000-10 हज़ार का रूम बेसमेंट में लोग ले लेते हैं, बताते हैं कि यहाँ कुछ नहीं होगा, और पूरा सीवर का पानी आ रहा है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, अभी मैंने कल ही चेंज किया है। ये इतना बुरा हालत है कि मैं बता नहीं सकता, आपको दिखाता हूँ। ये अच्छा, ये आपके बेसमेंट का है? ये देखिए मेरे बेसमेंट में हालत है, पूरा लैट्रिन का पानी पूरा बाहर आ रहा है। ये पूरा लैट्रिन का पानी रूम में आ रहा है, बाथरूम में आ रहा है। इतना बुरा हालत है, मैं बता नहीं सकता। अभी जस्ट मैं परसों खाली किया, ये जस्ट अभी 2 दिन पहले का इंसिडेंट है। हम लोग 4-5 दिन से सफ़र कर रहे हैं। इसको सामने फ्रंट में दिखाइए। और ये वैसा नहीं है कि बारिश का पानी है, ये सीवर का पानी है, वहाँ साफ नहीं हो रहा है। ये सब लैट्रिन का पानी रूम में आ रहा है। अभी भी आप जाएंगे बहुत सारे बेसमेंट में, आपको ऐसे पानी मिल जाएंगे, लैट्रिन का पानी। और पैसे लिए जा रहे हैं? पैसे, ये रूम का 11,000 रेंट दे रहा हूँ मैं। ये नियरेस्ट लोकेशन पे है। मतलब ये बीमार यहाँ जो रहेगा, इतनी मक्खियाँ उड़ रही हैं, वहाँ क्या खाना खाएगा, क्या आदमी कंसंट्रेट करेगा? जो एनर्जी के साथ आदमी यहाँ पढ़ने आता है ना, वो पूरा उसका मोटिवेशन ही टूट जाता है। क्लासेस के फीस को भी लेके शिकायतें हैं, उस पर मैं जानना चाहूँगा। क्लासेस का फीस का नहीं सर, मैं दूसरा मुद्दा बताना चाहूँगा। ये प्री क्राइसिस पे तो सब बात कर रहे हैं, मैं पोस्ट क्राइसिस पे बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पिछले 7 साल से हूँ। क्या करते हैं आप यहाँ पर? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। पिछले 7 साल से हूँ। मैंने पूरी जवानी यहाँ पे खपा दी। मैं बताना ये चाहूँगा कि सर अभी जो एमसीडी के ड्राइव्स चल रहे हैं, नेक्स्ट जो मूव है कि सारी अंडरग्राउंड बिल्डिंग सील हो रही हैं, लेकिन सील होने के बाद हम जाएंगे कहाँ, हम पढ़ेंगे कहाँ? हमारी डिमांड ये है सर कि यहाँ पे गवर्नमेंट फंडेड 2 या 3 लाइब्रेरीज बननी चाहिए, जिससे कि यहाँ के बच्चे कम फीस में वहाँ जाके पढ़ पाए। क्योंकि यहाँ पे मिनिमम सर 2 से 3 लाख बच्चे हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन लाइब्रेरी की फ़ीस, आप कोचिंग की फ़ीस की बात कर रहे हैं ना, मैं लाइब्रेरी की फ़ीस बता रहा हूँ, यहाँ 4-4 हज़ार रुपये हैं। लाइब्रेरी की फ़ीस 4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये हैं। या फिर आप किसी बड़े कोचिंग में जाएंगे ना, तो वो फीस नहीं लेते, वो डायरेक्ट पैकेज देते हैं। पीटी का, मेंस का और इंटरव्यू का और ऑप्शनल का, वो सारे मिला के 3.5 लाख रुपये देते हैं। अभी की मैं 10 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, 3.5 लाख की एक पैकेज आती है बड़े बड़े जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उसके। दूसरा मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो कोचिंग संस्थान है सर, जो करोड़ों का 20,000 करोड़ का ये इकोनॉमी है सर, उन कोचिंग संस्थान को मिल के सर एक कॉर्पस फंड तैयार करना चाहिए। एटलीस्ट मिनिमम 5 करोड़ या 10 करोड़ अपने हिसाब से देना चाहिए। और जो भी बच्चे मतलब इसमें डिसीज हुए हैं या फिर जो भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ की कमी है, उनको एक वाइबल गैप फंडिंग हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट देती है और प्राइवेट होता है, उसके बीच की जो फंडिंग होती है, तो यहाँ पे कोचिंग वालों को करना चाहिए, क्योंकि वो इकॉनमी इनको यहीं से मिल रही है। कोई आसमान से आ नहीं रहा यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो हमारी डिमांड है कि गवर्नमेंट फंडेड 2 या 3 यहाँ पे लाइब्रेरीज बने, जिससे कि सारे बच्चे अच्छे से पढ़ पाए। और तुरंत कंटिजेंसी फंड बनना चाहिए, जिससे कि कोचिंग की इकॉनमी के पैसे आने चाहिए और डिसीज बच्चों को और खासकर यहाँ की जो फैसिलिटीज़ कम है उनको मिलना चाहिए। हाँ, ये फीस का बता रहे थे आप, वो बताइए। सर फीस का तो मैं इतना नहीं कहूँगा। जो मेरा दूसरा मुद्दा ये है कि जो हादसे हमारे चारों साथियों के साथ हुए हैं, उसमें जो स्टेक होल्डर है, एनडीएमसी हो, दिल्ली गवर्नमेंट हो, डीडीए हो, डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन हो और दिल्ली गवर्नमेंट हो, जो स्टेक होल्डर है सब पे एफआईआर हो और विद इन टाइम फ्रेम में चार्जशीट फाइल हो और चार्जशीट को पब्लिक डोमेन में लाया जाए और उस चार्जशीट के बेसिस पे फास्ट ट्रैक में ट्रायल हो और सर जल्दी से जल्दी उन हमारे चारों साथियों को जस्टिस मिले। और जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट को और एमसीडी को एक हमटी अमाउंट में कंपनसेशन देना चाहिए फैमिली को, क्योंकि जो लॉस फैमिली को हुआ सर उसकी भरपाई ना हम कर सकते हैं ना सरकार कर सकती है। और रही बात फीस की सर, उसके बारे में जो साथी कहना चाहेंगे वो कह सकते हैं। सर सबसे पहले ये कि यहाँ पे जो है 2.5 लाख रुपए की फ़ीस ली जाती है इथिक्स की क्लास। नहीं, इसलिए फ़ीस पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे पहले बहुत सारी शिकायतें मिली कि इतना ज़्यादा फ़ीस ली जाती है, उसके बाद जो पीजी होता है उसका भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन स्पेस मिलता ही नहीं रहने के लिए उसमें। यहाँ पे जो है रूम की जो कंडीशन है, 6x8 के रूम में मैं रह रहा हूँ, 10,500 रुपये रूम का केवल रेंट है। उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का अलग चार्जेस लगता है, वो 2 से 3 हज़ार हो जाता है। 13,000 पूरा जो है रूम का रेंट में जा रहा है। उसके बाद यहाँ कोचिंग संस्थानों द्वारा 2.5 लाख रुपये फीस ली जाती है। इथिक्स की क्लासेस चलाई जाती हैं, जिसमें हमें ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी की पार्ट पढ़ाया जाता है। और ये समझ लीजिए आज सोशल मीडिया में जो एक्टिव टीचर हैं, जो सोशल मीडिया में ब्रांड बन के बैठे हुए हैं, जो छात्रों के हितैषी बन के बैठे हुए हैं, वो एक कंडोलेंस मैसेज तक नहीं शेयर कर पा रहे हैं किस प्रकार का इनका इथिक्स है, किस प्रकार का वो ये जो है इंटीग्रिटी फॉलो कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे सबसे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, आप लेजिस्लेचर के पार्ट हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे, और हम यहाँ के रिफ्यूजी नहीं हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल।
तो हम बी द पीपुल ऑफ इंडिया का स्पिरिट लेकर यहाँ पढ़ने आते हैं, ना कि हम रिफ्यूजी हैं। क्या हम अपने देश में रिफ्यूजी हैं? आप ज़रा सोचिए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव अगर ऐसी बिहेव करेंगे हमारे साथी जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम फिर उस जिस स्पिरिट से जो है तैयारी कर रहे हैं, देश की सेवा करने के लिए जो है सोच रहे हैं, फिर हमारा मोरल किस लेवल में जा रहा है? ये हम चाहते हैं कि जस्टिस हमें मिले, सोशली ढंग से मिले, इकोनॉमिक ढंग से मिले एंड पॉलिटिकल मिले। पॉलिटिकल राइट तब मिलेगा जब हम सोशली और इकोनॉमिक मजबूत होंगे। और हमें जो है यहाँ पे आप देख लीजिए, पूरी तरह से सोशली भी जो है यहाँ के लोग, जो लोकल लोग हैं, वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो पूरी तरह मनमानी कर रहे हैं रेंट लेने में। हाँ सर, एक चीज़ पूछना था कि एमसीडी जो है रिफॉर्म्स के नाम पे यहाँ सारी लाइब्रेरीज़ को सील कर रही है। ज़्यादातर बच्चे शेयरिंग रूम में रहते, वो पढ़ेंगे कहाँ? इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में बन तो नहीं सकता, बिगड़ जरूर सकता है। तो ये ड्रेनेज का प्रॉब्लम एड्रेस करने के अलावा, या फिर जो लाइन का जो क्लियरेंस है उसका प्रॉब्लम को एड्रेस करने के अलावा ये कर रहा है, मतलब मेरे हिसाब से ये कॉस्मेटिक रिफॉर्म्स है जो कि ये करके बस बचना चाह रहे हैं। ये पहले होना चाहिए सर, ये पहले उन्हें हर साल सर, ये हर साल ये इशू है सर। तो सर जो डिप्टी एसपी कमिश्नर जो भी आए थे, इवन अभी एलजी साहब भी आए थे थोड़े टाइम पहले, वो हालांकि मीडिया से ही बात करके वो लोग चले गए, ठीक है। हमने जो वहाँ पे बोला था, दरअसल पॉइंट उनसे हमने रेज़ किया था कि आपका पुलिस बूथ सामने ही है, राव स्टडी सर्कल के सामने, तो आपने अलाउ कैसे किया? उन्होंने बोला कि दरअसल लाइब्रेरी जो ये है, जो लाइब्रेरी जो लोग बेसमेंट में चला रहे हैं वो अलाउड नहीं है। उन्होंने स्टोरेज के लिए उसको बनाया हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे 90 to 95% ऐसा है। तो अब जो उसको बंद कर, क्यों हमने लगभग 6 डिमांड हमने किया था। एक्चुअली 2 दिन से हम लोग डिमांड कर रहे थे, बट ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहा था हमारा प्रोटेस्ट। तो अभी ओनली आईज के फाउंडर वगैरह आए थे, वो सुमित रेवड़ी सर, सब लोग हम मिले थे, तो उसमें हमने 6 डिमांड टोटल रखी थी। एक हमने रखा सर कि यहाँ की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो भी इवेंट हुआ उसका अकाउंटेबिलिटी दोनों होना चाहिए, ठीक है। दूसरा सर हमने इसमें जुडिशियल इंक्वायरी मांग करी थी, जिसका हमने लेटर अभी सौंपा है, डिप्टी एसपी को भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है, और एलजी साहब का हम डिमांड कर रहे हैं। और सर जुडिशियल इंक्वायरी जो है सर, वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के ही थ्रू होनी चाहिए, क्योंकि हम पुलिस के ऊपर हम जो है भरोसा नहीं करते हैं। आप भी यहीं पर रहते हैं? जी, मैं पहले यहाँ रहता था। अभी मैं नोएडा रहता हूँ। मैं भी पूर्व एस्पिरेंट्स हूँ। तो मेरा ये मानना है कि ये जो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए पूरे भारत में स्टूडेंट्स हैं, और लगभग हर स्टेट में, हर प्राइम सिटी में कोचिंग संस्थान है। तो कोचिंग संस्थान एक इंडस्ट्री है। कोचिंग संस्थान को ऐसे इंडस्ट्री भारत सरकार कंसिडर करे, इसके लिए प्रॉपर पॉलिसी बनाए, रेगुलेशंस बनाए। मेरे ख्याल से कि स्टूडेंट्स की जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए एक स्टूडेंट मिनिस्ट्री बनाए, जहाँ पे हर कोचिंग संस्थान से स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हों। तो ऐसा कुछ होगा तो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो पाएगी। और फीस को लेके क्या कहना है, यहाँ की जो क्लासेस की फ़ीस है? देखिए, फ़ीस मैं बताऊँ, शायद ही कोई संस्थान हो जो फ्री में कुछ बच्चों को पढ़ा रहा हो, कुछ बच्चों गरीब बच्चों को पढ़ा रहा हो, या फीस कम कर रहा हो। नो रिफंड पॉलिसी इनकी नहीं है कि एक बार फीस ले ली, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट को पसंद नहीं आ रहा है तो फीस वापस नहीं करते हैं लोग। तो ये जो कोचिंग संस्थान की मनमानी है, ये मनमानी है। जी सर, फीस का मैं बता रहा था कि 3.5 लाख जो कोचिंग की एक बार वन टाइम फीस होती है वो तो होती है। उसके बाद आप जितनी बार पीटी पास करेंगे या फिर जितनी बार मेंस पास करेंगे तो उसके लिए हमें टेस्ट सीरीज़ लिखना होता है। उस टेस्ट सीरीज़ की फीस सर कोचिंग की आधी होती है। जैसे 3.5 लाख हमने दे दिया कि एक बार जीएस की कोचिंग या फिर ऑप्शनल की कोचिंग ले ली, उसके बाद हमने पीटी पास किया या फिर मेंस लिखने गए, तो उसके टाइम पे आपको अलग से फिर से फीस देनी होती है, उसमें कंसिडर नहीं करते हैं, और आपको फिर वो बेसमेंट में ही जाके लिखना होता है। यहाँ पे यही कल्चर है, और वो फीस होती है मिनिमम 1 लाख से 1.5 लाख रुपए। फिर आप इंटरव्यू करने जाते हैं तो इंटरव्यू मोस्टली जगह पे फ्री है, लेकिन ज़्यादा जगह पे चार्जेबल है। अब आप देखिए, विकास दिव्यकीर्ति सर जो हैं, ये बड़े एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। इनके यहाँ आज एमसीडी ने नोटिस दिया है। आप समझिए, जब मतलब इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं करप्शन में बैठे हुए हैं, तो आप समझिए इन्फ्लुएंशियल लोग भी हैं। मतलब हमाम में सब नंगे हैं, चाहे एमसीडी हो, चाहे दिल्ली सरकार हो। बस आपके, चूँकि आपका चैनल दैनिक जागरण पूरे भारत में, विश्व में सबसे बड़ा चैनल है, एक डिजिटल हो या प्रिंट मीडिया हो, यही कहूँगा कि इनकी मौतों का इंसाफ ज़रूर मिले और आगे से ऐसी घटना ना हो। बस यही मेरा निवेदन है। मुझे लगता है कि जैसे दिल्ली ये का जो एरिया है, करोल बाग, ये बहुत क्राउडेड एरिया है, और यहाँ पे बहुत कंजेशन हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, लगभग 5 लाख स्टूडेंट्स इस एरिया में होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टूडेंट्स छोटे छोटे कमरों में रह पाएंगे, ठीक है। जो जेल की जो कोठरी होती है या फिर जो ट्रेन का डिब्बा होता है, उससे भी कम स्पेस में लोग स्टूडेंट रह रहे हैं कि लोग करवट नहीं ले पाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि जैसे इंडस्ट्रीज के लिए होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वैसे ही भारत सरकार कुछ एरियाज़ में स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए, जहाँ पे कोचिंग संस्थान हो, जहाँ स्टूडेंट्स पढ़ें। ये ट्रैफिक का, ये सब स्टूडेंट्स ये इस नेगेटिविटी में तैयारी करेंगे तो क्या अधिकारी बनेंगे, वो किस टाइप के अधिकारी बनेंगे, सोचिए आप।
इस नेगेटिविटी के माहौल में, तो स्टूडेंट्स की तैयारी के लिए कोचिंग इंडस्ट्री पूरे भारत में हर चीज़ की, नीट की हो, किसी भी एग्ज़ाम की, हर एग्ज़ाम की इंडस्ट्री है, कोचिंग इंडस्ट्री है, तो उसके लिए स्पेशल एजुकेशन जोन बनने चाहिए। मैंने कुछ 4 लाइन लिखी हैं, मैं अब बोले तो मैं बताना चाहूँगा। प्रिय भारत सरकार, राज्य सरकार, नागरिक प्रशासन, कोचिंग संस्थान, यहाँ के लोकल लैंड ओनर्स और ब्रोकर्स, स्टूडेंट्स का दर्द है वो बयां करना चाहता हूँ मैं। क्या तुम सुन पाओगे? तुम सुन पाओगे क्या? स्टूडेंट्स का दर्द महसूस कर पाओगे क्या? स्टूडेंट्स से नज़रें मिला पाओगे क्या? स्टूडेंट्स की उम्मीदों को संभाल पाओगे क्या? स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का फ़ोन उठा पाओगे क्या? स्टूडेंट्स जो खाना खाते हैं वो खाना खा पाओगे क्या? स्टूडेंट्स के रूम पर कुछ समय बिता पाओगे क्या? पेपर समय पर करा पाओगे क्या? पेपर लीक रोक पाओगे क्या? और पेपर लीक भी हुआ, पेपर हुआ भी तो जो रिज़ल्ट है वो समय पे दे पाओगे क्या? और जो फर्जी सिलेक्शन है वो रोक पाओगे क्या? जो फर्जी सिलेक्शन की वजह से जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं उनको सज़ा दिलवा पाओगे क्या? और जो दोषी हैं इस हत्याकांड के, ये हत्याकांड है, इस हत्याकांड के दोषी हैं उनको सज़ा दिलवा पाओगे क्या? और जो बेचारे स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, बेचारे उन इंटरव्यू फेल स्टूडेंट्स को नौकरी दे पाओगे क्या? तो मेरी ये अपील है भारत सरकार से, राज्य सरकार से। जी यहाँ पर आ जाइए, ये साइड बताइए। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप दिल्ली को जानते हैं कि देश का कैपिटल है, और जिस तैयारी को हम लोग करते हैं उसको यूपीएससी कहते हैं, और कहा जाता है कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बनेंगे हम, या फिर आगे चल कर इस देश को निर्मित करेंगे, या जो भी करेंगे हम। कहने का मतलब ये है कि आप इस देश में, देश के कैपिटल में हैं, और मुखर्जी नगर में आपने 2-3 महीने पहले जब गर्मी के वक्त सुना होगा, लड़के तीसरी चौथी फ्लोर से छत से कूदे हैं अपनी जान बचाने के लिए। वो बातें कोई नहीं उठाएगा। पटेल नगर में 4 दिन पहले, यहाँ की घटना होने से पहले जस्ट 4 दिन पहले, एमसीडी का ऑफिस है जस्ट बगल में। आप अगर अभी जहाँ जाएंगे, हम वहाँ से प्रोटेस्ट करके आ रहे हैं, एमसीडी का जस्ट ऑफिस बगल में है। यहाँ से अगर आप बाहर निकलेंगे, एक लोहे का गेट लगा है, वहाँ पे करंट आया, बच्चा मर गया। गाजीपुर का लड़का था, नीलेश राय। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 दिन बाद वही दास्तान दोहराई गई। यहाँ के लोकल से अगर आप बात करेंगे तो वो कहेंगे कि 17 सालों से पता नहीं कब से यहाँ रोज़ पानी भरता है, सारी चीज़ें होती हैं, बेसमेंट है, तो भाई बेसमेंट की भी वो लिमिट होती है। कुछ तो स्ट्रेस पॉइंट आएगा, पानी भरेगा तो टूटेगा, तो भाई होगी चीज़ें। और एक मेन मुद्दा ये कहा जा रहा है कि जैसे लोकल्स में ये है कि रात में जैसे लाइटें बंद की गई, प्रशासन द्वारा लाइटें बंद कराई गई, और स्ट्रेटेजिकली जो है बॉडीज़ रिमूव कराई गई, और जो आंकड़ा है वो गलत दिया जा रहा है। तो ये जानने की थोड़ी हमारी वो है कि आप, एक आरटीआई भी डाली गई है कि आरटीआई में ये कहा गया है कि मतलब 27 और 28 जुलाई को आतिश माथुर सर हैं, उन्होंने आरएमएल हॉस्पिटल में वो डलवाई है कि बताइए कि 27-28 तारीख में डेथ्स कितनी हुई हैं आरएमएल हॉस्पिटल में। तो ये चीज़ें जो थोड़ी क्लियर हों, और दूसरा एक कंपनसेशन जो है इन लोगों को अच्छे तौर पे मिले कि आखिर आप इस देश के मतलब देश के कैपिटल में आकर के आप कहते हैं कि हम तैयारी कराएंगे, और या तो ये इकोसिस्टम बंद कर दीजिए, नैरेटिव फैलाना बंद कर दीजिए कि भैया आप दिल्ली जाओ, कोचिंग में तैयारी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आप, जो लड़की मरी है उसके पिताजी ने 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया 2 दिन पहले जमा कराया था, और आज उसके घर में वो बच्ची नहीं है। तो ये नुकसान उस परिवार का हुआ है, वो तो पैसा चलिए वो आएगा जाएगा, वो पैसा भरपाई नहीं कर पाएगा जो लॉस हुआ है। मेरा निवेदन ये है कि जो भी प्रशासन है, जैसे ब्यूरोक्रेसी की जो हम बात करते हैं कि हम बनेंगे, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा साथ आपको देती नहीं है। जब आप देखते हैं कि आपके सामने ब्यूरोक्रेसी आपको बोल रही है कि हमारी गलती है, हम क्या करें। आप रात में ऐसे वीडियो देखते होंगे कि प्रशासन आ रहा है, बातें कर रहा है, लेकिन कुछ कार्रवाई के तौर पे आपके सामने आकर के जवाबदेही अगर कोई करे। नेता आ रहे हैं, अलग अलग नेता आ रहे हैं, अलग बातें कर रहे हैं, चले जा रहे हैं कि वो रखें, सौहार्द रखें, सब कुछ रखें, सब चीज़ें होंगी, समय पे होंगी। सर मैं बस ये कहना चाहता हूँ, जो ये सब रिएक्टिव मेजर है जो अभी हो रहे हैं वो रिएक्टिव मेजर है। हमें रिएक्टिव मेजर तो ज़रूरी है, लेकिन हमें उससे ज़्यादा ज़रूरत है कि रिफॉर्म हो। रिफॉर्म बहुत सारी चीज़ों में, जैसे बहुत लोगों ने बताया कि रिफॉर्म बहुत चीज़ों में होना चाहिए। हम सबसे पहले कि हम जो मजबूर है उस मजबूरी को दूर करें, जो पहले रेंट वगैरह है, क्योंकि हमें अच्छा रेंट की क्या शिकायतें आपकी? सर रेंट बहुत ज़्यादा है, आप किसी से भी पूछ लो। जैसे मान लीजिए अगर सिंगल रूम है वो 15,000 है, और मान लीजिए शेयरिंग में रह रहे हैं, वो 3-4 शेयरिंग में रह रहे हैं, तो वो रूम में नहीं पढ़ेंगे, वो कहाँ जाएंगे, वो लाइब्रेरी जाएंगे, और लाइब्रेरी भी फिर महंगा है, वो मजबूर है। हमें एज स्टूडेंट पता है कि बेसमेंट में नहीं पढ़ा जा सकता है, एज हमें इतना नॉलेज है कि ये लॉ फॉलो नहीं हो रहा, बट हम चाहते हैं क्यों? क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? इकोनॉमिकल मजबूरी है। तो हम लोग को ये मजबूरी को दूर करना चाहिए। जैसे कि विधानसभा में या स्टेट में पहले तो ये बिल वगैरह लाएं जो ये मेजर हो, चेक एंड बैलेंस हो, जो यहाँ पे जो रेंट भरे जा रहे हैं उसका मेजर हो। ये हमें रिएक्शन नहीं चाहिए, ये जो हो रहा है ये रिएक्शन है। हमें प्रॉपर रिफॉर्म चाहिए सर। और जैसे कि एक डायरेक्ट मेरा बस ये है कि स्टूडेंट रिलेशन मैकेनिज्म हो, जो डायरेक्ट वहाँ पे हम लोग शिकायत करें। अब ये जो पुलिस सिस्टम है बहुत चला जाता है। हम लोग मोबाइल चोरी होता है, रिपोर्ट लिखाते हैं,
हम लोगों को भी पता होता है कि नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्या इतना मुश्किल है एक चोर को पकड़ना जहाँ इधर CCTV कैमरा है? इतनी मुश्किल तो नहीं है। जब मोदी के जो रिलेटिव है उसके जब चोरी हो गया चांदनी चौक में, तो उसका तो मिल गया। ये जो एटीट्यूड है, पहली बात तो ये एटीट्यूड को हमें चेंज करना, मतलब जो यहाँ के लोग, उस एटीट्यूड को चेंज करना बहुत ज़रूरत है। अगर अभी आप किसी को बोल दो रूम मालिक को या फिर कि ये दिक्कत हो रही है, वो उसका सीधा जवाब है छोड़ दो। ये एटीट्यूड है सर, ये एटीट्यूड जो है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे आएंगे जाएंगे, हमारे से बहुत आएंगे बहुत जाएंगे। तो ये जो रिफॉर्म होना चाहिए, ये प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, बिल के थ्रू होना चाहिए, ऐड के थ्रू होना चाहिए। ये हमें रिएक्शन नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर रिफॉर्म चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। हमने यहाँ पर जितने भी बच्चे थे उनसे बात की, तो कुल मिलाकर जो बात निकली है वो ये निकली है कि उनको क्लासेस से दिक्कतें हैं, उसमें फ़ीस स्ट्रक्चर को लेकर दिक्कतें हैं। जो पीजी है दूसरी जगह रहने की, उसमें काफ़ी कंजस्टेड है, एरिया बहुत छोटी है, यानी जो रूम है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उनको रेंट पे दे दिया जाता है, वो भी 18 से 20 हज़ार रुपये रेंट लिए जाते हैं। ये एक शिकायत है। मैं आपको बता दूं, जब कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को यहाँ पर भेजता है ये उम्मीद से कि वो IAS बनेगा या कोई अधिकारी बनेगा, उसको 20 से 25 हज़ार रुपये महीने उसको गुजारे के लिए दिया जाता है। तो उसके माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चा एक अच्छे या एक कहें कि नॉर्मल कंडीशन में रहता होगा, ठीक ठाक घर में ठीक ठाक खाना मिलता होगा। लेकिन जो हमने अभी रिपोर्ट किया, इसमें ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आई। शायद उन माँ बाप को भी दुख होगा ये जानकर कि उनके बच्चे एक छोटे से कमरे में रहते हैं, खाना ठीक से नहीं मिलता है, पानी भर जाता है, करंट लग जाता है, इस वजह से बच्चों की जान भी चली जाती है। हम पिछले काफ़ी 2 दिन से लगातार इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी लगातार रिपोर्ट करते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।